किसी भी देश में सरकार और मीडिया के संबंध अच्छे हों, यह जरूरी नहीं है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है ताकि वह निष्पक्ष होकर सरकार की नीतियों और कार्य की समीक्षा कर जनता के सामने रखे। वैसे जनता के हितों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोपरि दांव पर लगाने वाले पत्रकारों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं भी सामने आती हैं जिनका लोकतंत्र या जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं होता। यदि किसी चीज से लेना देना होता है तो वो है पैसा या उनकी वो विचारधारा जो कई बार देश विरोधी सोच से प्रभावित मात्र इसलिए हो जाती है क्योंकि सत्ता में उनके पक्ष या उनकी मानसिकता वाली पार्टी नहीं है। कुछ ऐसा ही न्यूज क्लिक मीडिया का किस्सा है। 3 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में न्यूज क्लिक से जुड़े लगभग 46 पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस ने 7 पत्रकारों के घर पर भी छापा मारकर उनके लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग लेकर चीन के भारत विरोधी एजेंडे पर काम करने का आरोप है। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और बड़ी बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कुछ पत्रकारों ने चांदी के कुछ सिक्कों के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। हम समझेंगे कि किस तरह से विदेशी फंड न्यूज क्लिक में आया और वो कौन कौन से पत्रकार थे जिन्होंने सिक्कों के लिए अपने ईमान को, अपनी कलम को विदेशी हाथों में सौंप दिया है। न्यूज क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है जिसमें देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित होती हैं। इसे पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है। इस कंपनी की शुरुआत प्रबीर पुरकायस्थ ने की थी और फिलहाल वही इसके एडिटर इन चीफ भी हैं। न्यूज क्लिक से जुड़ा हुआ सारा मामला तब सामने आया जब अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें ये बताया गया कि न्यूज क्लिक को वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के बीच विदेशों से जो 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली उसके पीछे चीन था। और यही बात भारत के ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी की थी। दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब ईडी ने इस कंपनी पर छापा मारा था उस समय विपक्ष हमलावर हो गया था और उसने ईडी को ही बिका हुआ बता दिया था। बताया जा रहा है कि भारत की इस कंपनी को मार्च 2018 से विदेशों से फंडिंग मिलना शुरू हुई और ये फंडिंग अमेरिका की 3 कंपनियां और ब्राजील की 1 कंपनी से की जा रही थी। ये फंडिंग 2 किश्तों में की गई। अमेरिका की जो कंपनियां न्यूज क्लिक को पैसा दे रही थी उसका रिमोट कंट्रोल नेविल रॉय सिंघम नाम के अमेरिकन इन्वेस्टर के पास था। वर्ष 2018 से 2021 के बीच यानी 3 साल में अमेरिका के इस इन्वेस्टर से न्यूज क्लिक को पूरे 28 करोड़ रुपए मिले और वहीं अप्रैल 2018 में न्यूज क्लिक को एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए अलग से मिले यानी लगभग 10 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर हो गए 38 करोड़ रुपए। ये पैसा न्यूज क्लिक को जिस कंपनी से मिला उसकी जब जांच की गई तो पता चला कि ये कंपनी सिर्फ न्यूज क्लिक को ही फंड ट्रांसफर करने के लिए बनाई गई थी और इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। दरअसल जो कंपनी घाटे में चल रही थी, जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उस कंपनी का सौदा 11,510 रुपए के प्रीमियम पर किया गया। यानी फंडिंग लेने के लिए ये पूरा घोटाला हुआ और न्यूज क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए मिल गए। और जिस फर्जी कंपनी के जरिए ये पैसा भेजा गया उस कंपनी का चेहरा था नेविल रॉय सिंघम, जो खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और फिलहाल चीन के शंघाई में मौजूद है। ये तो हो गई एक बात। अब सवाल ये आता है कि इस पैसे का बंटवारा कितने पत्रकारों के बीच में हुआ।
ये वो तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने प्रिंट मीडिया या किसी बड़े चैनल्स में काम करने के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और चीन से भेजी स्क्रिप्ट्स को लगातार अपने प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ते रहे। खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहकर बहुत ही स्वतंत्र रूप से चीन को चमकाने का काम किया और स्वतंत्र पैसा लेकर अपनी अपनी तिजोरियों को भरने का काम भी साथ साथ में करते रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रबीर पुरकायस्थ की। 6 जनवरी 2021 को सिंघम का एक मेल लीक हुआ था जिसमें कई चाइनीज जर्नलिस्ट और एक भारतीय पत्रकार न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ का जिक्र था, जिसमें सिंघम मेल्स के जरिए ये चर्चा कर रहे थे कि इंडिया चाइना बॉर्डर मामले को उन्हें भारत में किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। मेल में बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को किस तरीके से दिखाना है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक मैप भी अटैच करके दिखाया गया और सिंघम न्यूज क्लिक से इसी मैप का इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे क्योंकि ये मैप रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइनीज एजेंडे को दर्शा रहा था। प्रबीर पुरकायस्थ असल में न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं और ये डिजीपब के वाइस चेयरमैन भी हैं और यही न्यूज क्लिक सबरंग नाम के प्लेटफॉर्म को फंड करती है जिसकी फाउंडर तीस्ता सीतलवाड़ हैं। सबरंग को लेकर कहा जाता है कि इसका असम दंगों को भड़काने में बड़ा हाथ था। इतना ही नहीं, सबरंग की वेबसाइट जिसने बनाई है उस व्यक्ति के बारे में भी जानना दिलचस्प है क्योंकि वो नेविल सिंघम का सहयोगी है और प्रबीर पुरकायस्थ के साथ मिलकर एक संगठन फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया भी खोल रखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। खैर, पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से भेजे गए विदेशी फंड को प्रबीर पुरकायस्थ और उनके सहयोगियों जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती जो कि अमित चक्रवर्ती के भाई हैं, बप्पादित्य सिन्हा द्वारा निकाला गया और ये पैसा तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हल्दर, परंजॉय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर, अभिसार शर्मा आदि को दिया गया था और इसके बाद वही हुआ जिसका सभी लोगों को अंदेशा था। तमाम सबूतों के बाद पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया। सबरंग की फाउंडर तीस्ता सीतलवाड़, जिनके पति जावेद आनंद को 12 लाख और बेटी तमारा को लगभग 10 लाख रुपए चाइना के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिए गए। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जिनके खिलाफ साल 2013 में अहमदाबाद की गुलमर्ग सोसाइटी के 12 निवासियों ने जांच की मांग की थी। सोसाइटी के लोगों ने तीस्ता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोसाइटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, तीस्ता को गुजरात दंगों के मामलों में कथित रूप से बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जिस सबरंग की ये फाउंडर हैं, इसकी वेबसाइट को नेविल सिंघम के एक सहयोगी किरण चंद्रा ने ही बना कर दिया है और ये व्यक्ति सिंघम के खुद के ऑर्गेनाइजेशन थॉट वर्क्स के एक ऑफिशियल मेंबर भी हैं। चीन की गोद में बैठे पत्रकारों में एक वो पत्रकार भी हैं जो YouTube पर ये कहते हैं, बोल कि लब आजाद है तेरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिसार शर्मा की, जिन्हें करीब 45 लाख रुपए दिए गए। अभिसार शर्मा इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। जिस IRS अफसर SK श्रीवास्तव ने NDTV की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ा था, उसे पागल घोषित करने से लेकर बदनाम करने और प्रताड़ित करने के आरोप पत्रकार अभिसार शर्मा और उनकी पत्नी IRS पत्नी सुमाना सेन पर लग चुके हैं। CBI की प्राथमिक जांच में यह पता चला कि अभिसार शर्मा की पत्नी सुमाना सेन ने
अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसके चलते अभिषेक और सुमाना ने बिना हिसाब किताब की करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। न्यूज क्लिक के लेखक परंजॉय गुहा ठाकुरता को करीब 40 लाख रुपए दिए गए। ये भी खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। इतना ही नहीं, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर डोनेशन की अपील और स्वतंत्र पत्रकारों को सपोर्ट करने की अपील वाले पोस्टर्स वक्त वक्त पर डालते रहते हैं। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को भी लगभग 20 लाख रुपए दिए गए। ये वही तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा हैं, जिनका माओवादियों से संबंध होने पर इन्हें नजरबंद रखा गया है। नवलखा को लेकर पुलिस का यह भी कहना है कि 2018 में कंपनी स्थापना के बाद से वे न्यूज क्लिक के शेयर धारक थे। पुलिस का यह भी कहना है कि नवलखा प्रतिबंधित नक्सली संगठनों को सक्रिय रूप से समर्थन देने और राष्ट्र विरोधी साठगांठ रखने जैसी भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल रहे। अगला नाम बप्पादित्य सिन्हा का है, जो कि सीपीआईएम के आईटी सेल के मेंबर हैं। इन्हें 52 लाख रुपए दिए गए। ये प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। सिन्हा सीपीएम के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी में भी नियमित योगदान करता है। पीपुल्स डेमोक्रेसी चीन समर्थक रुख अपनाने और चीन समर्थक लेख प्रकाशित करने के लिए जानी जाती है। आपको याद हो, जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शताब्दी मनाई तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के गुणों का वर्णन करते हुए एक लंबा लेख लिखा। उन्होंने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया था कि चीन की वजह से दुनिया किस तरह से कोविड-19 महामारी झेल रही है। अब जब सीपीएम की बात कर रहे हैं तो ट्राई कॉन्टिनेंटल का नाम कैसे भूल सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इस थिंक टैंक के सारे लोग या तो सीपीआईएम के डायरेक्ट मेंबर्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, और नेविल रॉय का एक जरिया ये भी है भारत में पैसे भेजने का। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विजय प्रसाद, जो कि एक फेमस सीपीआई माओवादी बृंदा कराट के भतीजे हैं। वही बृंदा कराट जिनका नाम 2022 के जहांगीरपुरी के दंगों में आया था। और तो और सीपीआईएम पार्टी ने हमेशा भारत चीन युद्ध में खुलकर चीन को सपोर्ट किया है। इसके अलावा भी कई अन्य एक्टिविस्टों और पत्रकारों पर पैसे मिलने के आरोप लगे हैं। कुल मिलाकर 46 लोग हैं जिनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। इसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं और अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन पर छापेमारी से देश का वो पत्रकार वर्ग तिलमिलाया हुआ है जिसे शाहीन बाग में क्रांतिकारी और टुकड़े टुकड़े गैंग में भारत का भविष्य नजर आता है। यह वो गैंग है जो गलवान और डोकलाम के समय चीन की तरफदारी करते हैं और बालाकोट पुलवामा के समय पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। इतना ही नहीं, ये माओवादी और अर्बन नक्सल्स का समर्थन करते हैं। अब यह गैंग न्यूज क्लिक पर छापेमारी को प्रेस की आजादी पर हमला बता रहा है। खुद को पत्रकार मानने वाली रोहिणी सिंह ने तो यह तक कह दिया कि अब पत्रकारिता भारत में अपराध बन गया है। गौरतलब है कि रोहिणी सिंह का नाम राडिया टेप विवाद में भी आया था और न केवल राजनीतिक दुष्प्रचार बल्कि जबरदस्त फर्जी खबरें फैलाने की भी इनकी पुरानी आदत रही है। इस क्रम में द वायर की एक और पत्रकार आरफा खानम शेरबानी ने द वायर की रिपोर्ट को भारत पर ही व्यंग कसते हुए ट्वीट किया, लोकतंत्र की जननी कुछ भी। वोट के बदले नोट और कांग्रेस की हिमाचल और कर्नाटक में जीत होने पर स्टूडियो में खुशी से नाच करने वाले राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में पूछा कि लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए। इस्लामी प्रोपेगेंडा आउटलेट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और जिहादी अपराधों का बचाव करने की कोशिश करने वाले जुबैर के साथ ही प्रतीक सिन्हा ने तो ये ऐलान कर डाला है कि सरकार सभी हदें पार कर रही है।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई वर्षों से एक बहुत विशेष प्रोग्राम पर काम कर रही है। उसका नाम है टेल चाइना स्टोरी वेल, यानी चीन की स्टोरी को अच्छे तरीके से दुनिया में उसका प्रचार करना। ये चीन का एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसके तहत वो अलग अलग देशों के ऐसे पत्रकारों को खरीदकर अपनी जेब में रख लेता है जो स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चीन का प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में बड़ी चालाकी से रख सकते हैं। और चीन ने इसके लिए भारत में न्यूज़ क्लिक और कुछ यूट्यूब पत्रकारों को चुना। चीन ऐसा दूसरे देशों के लिए भी करता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ग्लोबल मीडिया में 2009 से लेकर अब तक चीन 55,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। और जिन जिन देशों के मीडिया संस्थानों में चीन की सरकार का पैसा लगा है वो सभी संस्थान चीन की भाषा बोलते हैं। इनमें अफ्रीका के कुछ देश हैं, इनमें अमेरिका की भी कुछ बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं और अखबार शामिल हैं। आपको बता दें कि 2016 से 2020 तक चीन ने अमेरिका की टाइम मैगजीन में 6 करोड़, फाइनेंशियल टाइम्स में 3 करोड़, लॉस एंजलिस टाइम्स में 8 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। चीन की मंशा एकदम साफ है कि वो देश विरोधी तत्वों को ढूंढकर उनसे अपनी छवि सुधरवाने का प्रयास तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उन देश के लोगों को अपना मानसिक गुलाम भी बना रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ समाज में किसी पार्टी, धर्म या देश विरोधी एजेंडा चलाना नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता यह भी नहीं कहती कि देश की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता से खिलवाड़ किया जाए। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह कदापि नहीं है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह खबरें या एजेंडा चलाएं, जैसे राजदीप सरदेसाई, रोहिणी सिंह, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और उनके जैसे अनगिनत पत्रकार कर रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता यह भी नहीं कहती कि आप एक धर्म विशेष की ज्यादतियों को लेकर आंखें मूंद लें और हमेशा देश और विदेश में अल्पसंख्यक कार्ड खेलते रहें, जैसे राणा अयूब, जुबैर, प्रतीक सिन्हा, आरफा खानम शेरवानी करते आए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता यह भी नहीं कहती कि आपके विचार यदि सत्ता पक्ष से नहीं मिलते तो आप सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए नकली या नफरत भरे समाचार चलाएं। यह दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष को लेकर अपने पूर्वाग्रह, वामपंथी विचार या ये कहें कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते करते न्यूज़ क्लिक जैसी संस्थाओं ने देश की सुरक्षा को ही दुश्मन देश के साथ व्यापार के तराजू पर रखकर बेचने की कोशिश की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।